कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। पार्टी का स्टैंड जो पहले नीतीश कुमार जी का था वह रखना चाहिए था कि 370 धारा का हम विरोध करते हैं। यही आपका अंदाज भी है, कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा कोई बिहार के राजनीति में फैक्टर ही नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेते हैं तो उनका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा। पप्पू यादव जी में एक बड़ा गुण है कि बहुत मेहनती लीडर है, इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन उनमें सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि अपने आप को इतने बड़ा नेता वो पूछते हैं जबकि उसके लायक वो है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 1 साल का समय रह गया है। सियासी तैयारियों के लिहाज से ये समय बेहद कम होता है, इसलिए सहमात का खेल शुरू है। सियासी गोटियां सेट की जाने लगी हैं और जाहिर है जब सियासी शतरंज पर बिसात बिछने लगी है, गोटियां सेट होने लगी है, तो कई सियासी सवाल हैं और उन सियासी सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही कई सियासी सवाल हैं जिसका जवाब हम ढूंढते हुए आ पहुंचे हैं उस शख्सियत के पास जो कई बार पॉलिटिकल सीन से आउट ऑफ फ्रेम हो जाते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो बेहद दमखम के साथ सामने आते हैं, हुंकार भरते नजर आते हैं और बिहार की सियासत में बेहद बेबाकी के साथ, साफगोई के साथ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे बिहार की सियासत को लेकर और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सियासी सवाल पनप रहे हैं उसको लेकर। तो नागमणि जी, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नागमणि जी की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, 2020 का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं तो जेडीयू में हूँ, नीतीश कुमार के साथ हूँ, लेकिन ख़ास तौर से नीतीश कुमार की राजनीति लौ और कुश, कोयरी और कुर्मी आधार वोटिंग का रहा है और लालू विरोधी जो ताकतें थी अपर कास्ट और अन्य अति पिछड़ा दलित के वजह से ये सत्ता में आया। लेकिन मुझे कहने में कहीं अफसोस नहीं कि 1994 में पहली बार आज़ादी के बाद हमने पटना गांधी मैदान में कुशवाहा सम्मेलन कराया था। उस सम्मेलन के पहले कुशवाहा मात्र बिहार में 12 एमएलए हुआ करते थे। सम्मेलन के बाद 95 का चुनाव हुआ, उसमें सीधा 30 एमएलए कुशवाहा समाज का बना। पहले एक मंत्री बनते थे, कभी नहीं बनते थे। एक ही बार 7 मंत्री लालू जी के मुख्यमंत्री काल में बना। लालू जी के पीरियड में आज़ादी के बाद पहली बार वाइस चांसलर कुशवाहा समाज का बना। पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बना, जहां डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और गजेटेड पदाधिकारी बनते हैं, वहां कुशवाहा समाज से मेंबर बना। कॉलेज सेवा सर्विस कमीशन, जहां कॉलेज में प्रोफेसर लोग की बहाली होती थी, उसका चेयरमैन पहली बार कुशवाहा समाज का बना। हाई स्कूल में हाई स्कूल का टीचर की नियुक्ति होती है, उसमें स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर पहली बार कुशवाहा समाज बना। और जो 20 सूत्री का गठन हुआ उसमें जिला और प्रखंड स्तर पर बड़े पैमाने पर कुशवाहा समाज के नौजवानों को हिस्सेदारी दिया गया। लेकिन आज मुझे अफसोस है कहने में कि आज कुशवाहा समाज को कुछ भी नहीं मिल रहा है। जहां आप हैं वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा। जहां 7 मंत्री लालू जी के पीरियड में बना था, 7 मंत्री का वजूद था। आज बिहार में 3 मंत्री कुशवाहा समाज का बना है, एक मास्टर का ट्रांसफ़र इन लोग नहीं करा सकता है। पूरा कुशवाहा समाज में क्षोभ की स्थिति है।
आक्रोश की स्थिति में है, गुस्से की स्थिति में है। इसलिए मैं जेडीयू में हूँ, नीतीश कुमार के साथ हूँ, लेकिन 29 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में हमने घोषणा कर दिया कि 29 फरवरी को पटना गांधी मैदान में कोयरी सम्मेलन हम लोग बिहार झारखंड राज्य को मिला करके हम लोग करेंगे। और उसकी तैयारी के लिए 30 सितंबर को बिहार राज्य पंचायती परिषद का जो हॉल है, वहाँ स्वागत समिति का बैठक हम लोग करेंगे, जिसमें बिहार के सभी जिला और प्रखंड के तमाम बुजुर्ग और नौजवान सब जुटेंगे और उसमें स्वागत समिति का गठन हम लोग करेंगे। और 1 दिसंबर से तूफानी दौरा हम लोग शुरू करेंगे। प्रत्येक जिला में 3 दिन 4 दिन लगातार हम लोग रहेंगे। एक दिन में 2 विधानसभा क्षेत्र का दौरा रहेगा, कार्यक्रम रहेगा। और हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद हमने ही 1994 में सम्मेलन किया था, जिसमें कुशवाहा समाज को इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिला था, और वो असर अब कुछ लोगों में, कुशवाहा समाज में भी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों में भी उसका असर अब नहीं के बराबर है। 2 बातें आपने कही है। एक बात तो आपने कही कि आप जेडीयू के साथ हैं, दूसरी बात आपने कही कि कुशवाहा समाज को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसका क्षोभ आपको है। क्या जेडीयू में बने रहने की शर्त यही है कि आप वाजिब हिस्सेदारी दीजिए कुशवाहा समाज को, जो आपकी डिमांड होती है या जिस चीज़ की चर्चा आप कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज को वाजिब हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जिस तरह के पहले की सरकार में मिली थी उसी तरह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जेडीयू में बने रहने की यही शर्त है? देखिए, इस पे कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि 25 साल पहले जो कुशवाहा समाज को हिस्सेदारी मिला था, कोरी समाज को हिस्सेदारी मिला था, उसके कंपैरिजन में आज कुछ भी नहीं है। ये आश्चर्य का विषय है। अगर लालू जी के पीरियड में उतनी हिस्सेदारी मिला था तो कम से कम 3 गुना 4 गुना हिस्सेदारी और बढ़ना चाहिए था। लेकिन बहुत ही बुरा हाल हमारे कोरी समाज के साथ हो रहा है, और कोरी समाज के तमाम जो युवा साथी है, सब लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से पुनः आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि प्रॉपर वे में कुशवाहा का जो हक और हिस्सा है आप दे दीजिए, नहीं तो कुशवाहा समाज हाथ पर हाथ धर के बैठा नहीं रहेगा। और इसीलिए हम लोग इस बार कोयरी सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें तमाम जो पक्ष हैं वो तमाम लोग अपने आप को महसूस करें, क्योंकि अभी भी कोयरी जो कुशवाहा जो शब्द है वह टाइटल है, लेकिन जाति कोयरी है। इसलिए इस बार हम लोग कोयरी सम्मेलन कर रहे हैं ताकि हर लोग को उसमें लेके चले, सबको जोड़ के चले, किसी को छोड़ के नहीं चले। और इसमें कोई शक नहीं, नोट कर लीजिए इस बात का कि बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है, यूपीए और एनडीए 2 भागों में वोट बटा हुआ है। हमारा जो कोयरी वोट है वह भाग लिखेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। यूपीए का अपना वोट है, अभी भी यादव मुसलमान बिल्कुल इंटैक्ट है मोटा मोटी, और अपर कास्ट दलित अन्य पिछड़े वर्ग के लोग एनडीए के साथ हैं। तो लड़ाई डिपेंड करता है कोयरी वोट पर। धारा 370 हटाए जाने का जो आपकी पार्टी का रुख रहा है, जेडीयू का जो रुख रहा है, पहले आक्रामक तरीके से विरोध करती रही पार्टी, चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो,
और तमाम जो दूसरे मुद्दे हों, खुद सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते रहे कि इन मुद्दों पर हमारा विरोध है और बिल्कुल आक्रामक तरीके से विरोध किया जाता रहा। लेकिन पहले 3 तलाक पर और उसके बाद धारा 370 हटाए जाने को लेकर जो जेडीयू का रुख रहा, बाद में ये कह दिया गया कि चूंकि अब संसद से ये बात पारित हो चुकी है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया जाए और ये संसद का फैसला है, इसलिए माना जाना चाहिए। तो लगता है कि दूसरी तरफ पार्टी ने विरोध में वोटिंग करने के बजाय बहिष्कार का तरीका अपनाया। तो एक तरह से ये कहा गया कि इससे तो एक तरह से मौन समर्थन दे दिया गया धारा 370 और 3 तलाक जैसे मुद्दों पर। तो जो रुख बदला है या कथित तौर पर जो यू टर्न लिया गया है पार्टी की ओर से, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये सवाल इसलिए है, ये सवाल उठ रहा है कि जब आपने कह दिया कि धारा 370 चूंकि संसद का फैसला है हटाए जाने का, तो अब सबको मानना चाहिए, तो वही स्टैंड तो फिर राम मंदिर को लेकर भी आपका हो सकता है, सिविल कोड जो कॉमन सिविल कोड है उसको लेकर हो सकता है। देखिए, इस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन पार्टी का स्टैंड जो पहले नीतीश कुमार जी का था वह रखना चाहिए था कि 370 धारा का हम विरोध करते हैं। लेकिन एज ए मुख्यमंत्री हम चूँकि अब ऑलरेडी पार्लियामेंट से और माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से भी पास हो गया, कानून बन गया, तो एज ए मुख्यमंत्री हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये पार्टी का स्टैंड होना चाहिए था। लेकिन काफ़ी बड़े बड़े विद्वान माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, जो पार्टी का लाइन है वही लाइन हमारा भी है। जो नीतीश कुमार जी बोले, जब तक हम पार्टी में हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और पार्टी का फैसला होगा, उससे अलग हम। यही आपका अंदाज भी है, कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन सर, हमारा अगला सवाल है कि अक्सर ये कयास लगते हैं, और सिर्फ कयास नहीं है, बहुत बेशुमार संयोग हुए हैं, कई संयोग हुए हैं जिससे ये लगता है कि क्या जेडीयू की दोस्ती बीजेपी से टूट जाएगी, जेडीयू बीजेपी अलग हो जाएगी। और बिहार की राजनीति का ये सबसे वाजिब और सबसे बड़ा सवाल है, लगातार ये उठता है। संयोग है आपको पटना यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने का मामला हो, उसको खारिज कर दिया गया, सांकेतिक हिस्सेदारी देने की बात कही गई, और जब नीतीश कुमार ने मना कर दिया तो कुछ खास मनाने की कोशिश नहीं हुई, और फिर गिरिराज सिंह के बयान हो या तमाम दूसरे मुद्दे हों जो लगातार सामने आते रहते हैं। तो क्या लगता है कि बिल्कुल असहज है जेडीयू एनडीए में, और लगातार जिस तरीके से ये बातें सामने आती है और कहा जाता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अलग हो सकती है, रिश्ता टूट सकता है, उन कयासों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का अपना अंदरूनी मामला है। बीजेपी क्या सोचती है, जेडीयू का जो हमारा आला कमान है क्या सोचता है, लेकिन हम इसे हट करके एक बात कहना चाहते हैं कि मैं तमाम सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलता हूं, और बिहार का पहला नेता मैं हूं, लीडर हूं, जो हर कास्ट किट से एक टाइप का रिलेशन है। अपर कास्ट की बात कीजिए, मुसलमानों की बात कीजिए, अन्य बैकवर्ड दलित का, सबके साथ A1 रिलेशन हमारा है। लेकिन जब तक जात पात है तो मैं कोयरी हूँ, और कोयरी के पॉइंट पर हम किसी से समझौता नहीं कर सकते हैं। 30 सितंबर को जो स्वागत समिति का बैठक होगा, पूरे बिहार के तमाम प्रमुख जिला और प्रखंड गांव के लोग जुटेंगे, दिन भर हम लोग मीटिंग करेंगे और शाम में हम अपना ओपिनियन बताएंगे। चूँकि हम इतना, मेरा क्लियर कट बात मैं मानता हूँ कि हम कोयरी के पॉइंट पर किसी से समझौता नहीं करेंगे। जो हमारा समाज कहेगा वही मैं करूँगा, अपना हमारा कोई मंतव्य नहीं। ये बात हो गई। हमने आपसे सवाल पूछा कि क्या जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती टूट जाएगी। लगातार महागठबंधन की ओर से भी ऑफर दिया जाता रहा है, और चूंकि हमारे पास बयान नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि शिवानंद तिवारी जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा है कि विपक्ष हो या फिर आरजेडी हो, आरजेडी में कोई वैसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा हो सके। नीतीश कुमार एकमात्र बिहार में वो चेहरा हैं, वो कद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकते हैं, तो उनको महागठबंधन में आना चाहिए और इस मुकाबले की जिम्मेवारी को निभानी चाहिए। तो
जेडीयू के नेता के तौर पर आप क्या देखते हैं, एनडीए में बने रहना चाहिए या फिर ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए महागठबंधन का? देखिए, इस पॉइंट पर मैं 30 सितंबर को जो हमारा पूरे बिहार के गांव, प्रखंड, जिला के, प्रदेश के सभी कुशवाहा कोयरी नेता जुटेंगे और उन लोग से डिस्कस करके हम सभी बिंदुओं पर क्लियर कट बताएंगे कि हमारा क्या स्टैंड होगा। अंतिम सवाल है सर, क्या उपेंद्र कुशवाहा को आपने माफ कर दिया? उनका राजनीतिक श्राद्ध भी करने जा रहे थे आप, उनको राहुल गांधी का चचा भी कहा। अब क्या तलखी कम हो गई है, खत्म हो गई है और क्या उनको माफ कर दिया है? देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा कोई बिहार के राजनीति फैक्टर ही नहीं है। अगर उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेते हैं तो उनका पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, इसलिए उपेंद्र अब कोई फैक्टर बिहार का नहीं है। एकक कुशवाहा घृणा के दृष्टिकोण से इसको देखता है और इसका एक नया पैसा फ्यूचर होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक सवाल और याद आ गया सर, हमने अंतिम सवाल कहा था। पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के संरक्षक हैं और पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि एक तीसरा मोर्चा बनाया जाना चाहिए राजनीतिक विकल्प के तौर पर, और कांग्रेस जैसी जो बड़ी पार्टी है बिहार में उसको जन अधिकार पार्टी को साथ लेना चाहिए और जो दूसरी पार्टियां हैं सीपीआई उसको साथ लेना चाहिए। क्या आप कोई ऐसी गुंजाइश देखते हैं क्या बिहार में कि तीसरा मोर्चा बनाया जाना चाहिए और जो भी पार्टियां हैं एनडीए विरोध में उसको गोलबंद होना चाहिए, एकमुश्त होना चाहिए? और क्या पप्पू यादव की ये जो बात है वो आरजेडी को अलग थलग करने की तैयारी है, एक तीसरा मोर्चा कांग्रेस को लेकर? देखिए, पप्पू यादव जी में एक बड़ा गुण है कि बहुत मेहनती लीडर है, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन उनमें सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि अपने आप को इतने बड़ा नेता वो पूछते हैं जबकि उसके लायक वो है नहीं। तो नेता बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, सब लोग को ले दे के चलने की आवश्यकता है, जबकि उनका जो पहचान अभी बिहार में बना है वो किसी छिपी हुई नहीं है। और अभी ये सब तीसरा मोर्चा कोई बच्चा का खेल नहीं है। आम जनता को आप अल्टरनेट दीजिए, विकल्प। नागमणि का क्या विकल्प हो सकता है, नीतीश जी का क्या विकल्प हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी का क्या विकल्प हो सकता है, न जनता उधर जाएगी। तो आप विकल्प बनाइएगा नहीं, तीसरा मोर्चा, पहला मोर्चा, उससे थोड़े कुछ हो रहा है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ नागमणि जी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार की राजनीति में एक कद्दावर शख्सियत हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सवाल पनप रहे हैं उन सवालों के जवाब तलाश रहे थे हम इनसे बातचीत करके। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे, ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, solution at your fingertips.